नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं कृति का भाग 2 से मैं क्यों लिखता हूं पाठ और प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले कि हम पाठ की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा लेखक का परिचय जानेंगे कि इसके लेखक कौन हैं और मैं क्यों लिखता हूं। ये क्यों लिखा है इन्होंने कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये जानना चाहते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हगे, इनका जन्म 1911 ईस्वी में पंजाब के करतारपुर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्ववेत्ता थे। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस साहित्यकार का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। कविता संग्रह: भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरीवो करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं नाट बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, फ्रीजन डेज एंड अदर फ्यून्स अंग्रेजी में 1940। कहानियाँ: विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, उपन्यास शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग उत्थान 1941, द्वितीय भाग संघर्ष 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, यात्रा वृतांत अरे यायावर रहेगा याद 1943, एक बूंद सहसा उछली 1960, निबंध संग्रह सवरंग त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल, संस्मरण, स्मृति लेखा, डायरियाँ, भवंती अंतरा और शाश्वती, विचार गद्य, संवत्सर, नाटक, उत्तर प्रियदर्शी, जीवनी, राम कमल राय द्वारा लिखित, शिखर से सागर तक। अब पाठ के विषय में मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, आंतरिक व्यवस्था को, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष या निमित्त बन जाता है। निमित्त मतलब कारण।
यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसा प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं, जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियमधर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचते जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ है। रेडियमधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ती थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वहाँ अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। आत्मसात मतलब ग्रहण, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियमधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाव बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी में से वह व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता वृद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है
क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो ये था बच्चों पाठ। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम सामने घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे, लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं भी लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? उत्तर है, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया, इस प्रकार जैसे समूची दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। उत्तर है, किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। दूसरा भाग, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। उत्तर है, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करती हैं, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। प्रश्न नंबर 4, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? उत्तर है, कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये इस प्रकार हैं। नंबर 1, आर्थिक लाभ की आकांक्षा। नंबर 2, सामाजिक परिस्थितियाँ। नंबर 3, संपादकों का आग्रह। नंबर 4, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। कई बार दबाव भी रहता है हमारे ऊपर कि किसी विशेष व्यक्तित्व के प्रति लिखा जाए। प्रश्न नंबर 5, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? उत्तर, बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार हो सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र की व्यवस्था एक रचनाकार से अलग नहीं है। जैसे अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। गायक गायिकाएं, इन पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। नंबर 3, मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव रहता है। नंबर 4, चित्रकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव रहता है।
ये कुछ बाह्य दबाव होते हैं जो हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ घटित होते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? उत्तर, लेखक जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ित को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति करवाई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। प्रश्न नंबर 7, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? उत्तर है इसका, हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है ही, पर हम मनुष्यों द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे नंबर 1, विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। नंबर 2, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। नंबर 3, विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। नंबर 4, विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। नंबर 5, विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्यों ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दिया है। और नंबर 6, आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये विज्ञान के दुरुपयोग हैं। प्रश्न नंबर 8, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? उत्तर, हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। नंबर 1, विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। नंबर 2, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों व सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोहों में जाकर व लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। नंबर 3, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूँगा और समाज उपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूँगा। तो ये सब कार्य आपने करने हैं। युवा नागरिक की हैसियत से प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है जहाँ पे, उसको भी रोकना है। कूड़ा कचरा जो यहाँ वहाँ फेंकते हैं लोग, उनको भी रोकना है। एक युवा नागरिक की हैसियत से आपने ये कार्य करने हैं। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। इसी के साथ धन्यवाद।